कभी सोचा है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसका काम सिर्फ व्यापार करना था, वो आखिर कैसे एक पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर सकती है? चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। ये है राज के तीन चेहरे और ये है एक कंपनी के जीत की दास्तां। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने से पहले एक शब्द का मतलब साफ करना बहुत जरूरी है, और वो है उपनिवेशवाद या कॉलोनियलिज्म। अब यह है क्या? मोटा मोटा समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां एक देश के सारे हित, उसके सारे संसाधन, सब कुछ किसी दूसरे मदर कंट्री के अधीन हो जाते हैं। और इसकी बुनियाद, इसका जो कोर है, वो था आर्थिक शोषण, बस पैसा निकालना। तो फिर से वही सवाल, एक ट्रेडिंग कंपनी जिसका काम सामान खरीदना बेचना था, वो आखिर ये सब कैसे कर पाई? देखिए, ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। इसके पीछे थी एक बहुत ही सोची समझी लंबी स्ट्रैटेजी। और इसका जवाब हमें मिलता है ब्रिटिश राज के तीन अलग अलग चरणों में। आप कह सकते हैं तीन चेहरों में। ये पूरी कहानी असल में तीन हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहले आता है मर्केंटाइल फेज, 1757 से 1813 तक। इस दौर में कंपनी का फोकस सिर्फ व्यापार और मुनाफे पर था, सिंपल। उसके बाद 1813 से 1858 तक शुरू हुआ इंडस्ट्रियल फेज। अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। और फिर तीसरा और आखिरी फाइनेंशियल फेज। यहां भारत ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एक खुला मैदान बन गया। और जैसे जैसे ये चरण बदलते गए, शोषण का तरीका और भी गहरा और सोफिस्टिकेटेड होता गया। ये जो टेबल है ना, ये एक तरह से उनका पूरा गेम प्लान ही है। पहले फेज में उनकी पॉलिसी थी रिंग ऑफ फेंस, यानी अपने पड़ोसियों की सीमाओं को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना, और आर्थिक रूप से बस ड्रेन ऑफ वेल्थ पर फोकस था। दूसरे इंडस्ट्रियल फेज में अब विस्तार सीधा सीधा होने लगा और इकोनॉमिक पॉलिसी में आ गया कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। और आखिर में फाइनेंशियल फेज में उन्होंने बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए अपना कंट्रोल और भी पक्का कर लिया। तो सवाल उठता है कि ये पॉलिटिकल कंट्रोल आखिर उन्होंने हासिल कैसे किया? इसके लिए उनके पास एक बहुत ही शातिर हथियार था, जिसे कहते हैं सहायक संधि। एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन था। जरा सोचिए, अगर रोज रोज जंग नहीं लड़नी लेकिन कंट्रोल पूरा चाहिए, तो क्या किया जाए? एक बहुत बड़े इलाके को काबू करने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या हो सकता है? अंग्रेजों ने इसका जवाब निकाल लिया था। यह सहायक संधि बिल्कुल एक मकड़ी के जाले जैसी थी। देखिए इसके स्टेप्स। स्टेप 1, किसी स्थानीय राजा को सुरक्षा ऑफर करो। स्टेप 2, उसी राजा को बोलो कि हमारी सेना का खर्चा भी आप ही उठाएंगे, सेना हमारी, पैसा आपका। स्टेप 3, उनके दरबार में अपना एक रेजिडेंट बिठा दो जो सब पर नजर रखेगा। और स्टेप 4, आखिरी कील, राजा से उसकी सारी विदेश नीति के फैसले लेने का हक ही छीन लो। और इसका नतीजा कमाल का था। बिना एक गोली चलाए एक एक करके भारतीय राज्य अपनी आजादी, अपनी संप्रभुता सब खो बैठे। वो पूरी तरह से ब्रिटिश पर निर्भर हो गए। ये एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। चलिए, राजनीतिक कंट्रोल तो हाथ में आ गया, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए इंजन में फ्यूल भी तो चाहिए, मतलब पैसा। और वो पैसा कहां से आया? वो आया शोषण के असली इंजन से, भू राजस्व, यानी जमीन से वसूला गया टैक्स। जैसे हमने शुरू में ही बात की थी, उपनिवेशवाद का कोर ही आर्थिक शोषण था, और अंग्रेजों ने जमीन से पैसा निचोड़ने के सिस्टम को, आप कह सकते हैं, परफेक्ट कर लिया था। जरा इस चार्ट को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये लूट कितनी बड़ी थी। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत जमीन से जो भी राजस्व आ रहा है, उसका 10/11 हिस्सा, मतलब लगभग 91%, सीधा जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी की जेब में, और जमींदार को मिलता था बस बचा हुआ 1/11 हिस्सा। सोचिए। और अगर इतना काफी नहीं था, तो इस सिस्टम को और भी बेरहम बनाने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, सूर्यास्त कानून। इसका मतलब साफ था, अगर जमींदार ने एक तय तारीख को सूरज ढलने तक राजस्व नहीं चुकाया, तो उसकी जमींदारी अगले ही दिन नीलाम हो जाएगी, कोई माफी नहीं। इससे कंपनी का कैश फ्लो कभी नहीं रुकता था। तो आप देखिए, राजनीतिक कंट्रोल हाथ में है, आर्थिक कंट्रोल भी हाथ में है, लेकिन इस पूरी मशीन को सालों साल चलाने के लिए एक मजबूत ढांचे की जरूरत थी, एक ऐसा सिस्टम जो इस राज को स्थायी बना दे। और यही वो ढांचा था जिसे ब्रिटिश खुद कहते थे द स्टील फ्रेम ऑफ द एम्पायर, हमारे लिए इंडियन सिविल सर्विस। ये वो प्रशासनिक मशीनरी थी जो इस पूरे साम्राज्य की, कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल था, इस इस्पाती ढांचे में भारतीयों के लिए जगह क्यों नहीं थी?
आधिकारिक कारण क्या दिया गया? वो दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उनका सीधा कहना था कि सभी भारतीय भ्रष्ट होते हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये आधिकारिक कारण तो बस एक बहाना था। असली वजह कुछ और ही थी। पहली, ऊंची सैलरी वाली प्रतिष्ठित नौकरियां सिर्फ ब्रिटिश अभिजात वर्ग के लिए रिजर्व रखनी थीं। दूसरी, ये पक्का करना था कि साम्राज्य चलाने वाले लोग पूरी तरह से ब्रिटिश हितों के प्रति वफादार हों। और तीसरी, शायद सबसे जरूरी, भारतीयों को प्रशासन का अनुभव ही ना होने दिया जाए। तो हमने देखा कि ये सब कैसे हुआ। राजनीतिक जाल, आर्थिक लूट और एक प्रशासनिक ढांचा। अब इन सभी टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि इसकी विरासत कितनी गहरी और दूर तक जाने वाली थी। तो इन तीन चीजों ने मिलकर राजनीतिक जाल, आर्थिक शोषण और एक मजबूत इस्पाती ढांचा एक कंपनी को इतनी ताकत दी कि उसने पूरे उपमहाद्वीप को ही दोबारा गढ़ दिया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, इसने भारत के समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीति, हर चीज को बुनियादी तौर पर बदल कर रख दिया। ब्रिटिश राज ने बिना किसी शक के भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। इस दौर की जो जटिल विरासत है, जिसमें कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ बुरा भी, वो आज भी हमारे वर्तमान को, हमारे आज को किन किन तरीकों से आकार दे रही है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।